हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें हमने हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ लिया था। अगला टॉपिक जो है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड रॉड्स लॉ। हम रॉड्स लॉ पढ़ने वाले हैं। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जो सॉल्यूशन है उसकी वेपर प्रेशर किस तरीके से चेंजेस होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और कौन सी लॉ उसके अकॉर्डिंग चलता है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जो हमें पता है कि लिक्विड सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर है ना, अब हमें क्या पता है कि जब भी लिक्विड सॉल्यूशंस गिवन होगा ना, तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होना चाहिए, है ना। और सॉल्यूट कैन बी गैसेस, लिक्विड और सॉलिड, यही यहाँ पे लिखी हुई है। लिक्विड सॉल्यूशंस आर परफॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज अ लिक्विड एंड सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है दोस्तों, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशंस कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स। देखो सॉल्यूशन दो टाइप्स के होंगे, यदि उसमें एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट होगा तो देन दिस इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशंस, है ना। दिस इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशंस, यानी एक लिक्विड होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो यदि इसके अंदर हमारे पास सॉलिड्स जो हैं ज्यादा हो जाएं, है ना, मान लो फॉर एग्जांपल तीन चार, जैसे आप सिकंजी पीते होगे तो सिकंजी में क्या होता है, पानी होता है और पानी के साथ साथ उसके अंदर चीनी डालते हैं, है ना, और उसमें हम क्या डालते हैं, लेमन डालते हैं। ठीक है, तो कई सारे सॉल्यूट के पार्टिकल मिले और एक सॉल्वेंट है, ठीक है, तो उसको बाइनरी नहीं कह सकते। तो लिक्विड इन लिक्विड हो सकता है बाइनरी, और सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है। जैसे आप वाटर में सॉल्ट डाल रहे हो, तो वाटर में जब आप सॉल्ट डालोगे, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ये कि मेरा क्या हो गया, सॉलिड हमारा सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो गया। और लिक्विड क्या होगा, लेमन प्लस वाटर, तो लेमन भी लिक्विड और वाटर भी लिक्विड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड। समझ में आ गया दोस्तों। दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बाइनरी सॉल्यूशन में केवल दो ही लिक्विड हमारे पास होते हैं, यदि मैं लिक्विड इन लिक्विड की बात करूं तो, है ना। तो यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे ये मैंने दो लिक्विड लिया है ना, बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड, दो अलग अलग लिक्विड लिया, जैसे आपने लेमन लिया और लेमन में वाटर और लेमन को मिक्स करा, आपने लेमन जूस को और वाटर को मिक्स करा है। तो लेमन के जूस को और वाटर को जब आप मिक्स करोगे तो लेमन का जूस भी आपका क्या है, एक सॉल्यूट पार्टिकल है ना, जो कि मेरा क्या है, लिक्विड है। और वाटर क्या है, मेरा सॉल्वेंट पार्टिकल है जो कि लिक्विड है। ठीक है, तो देखो होता क्या है इसके अंदर, कंपोनेंट्स वेपराइज करेगा और इक्विलिब्रियम रेट स्टेब्लिश होगी, यानी कि दोनों लिक्विड के कंपोनेंट क्या करेंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। देखो यहां से ये वेपर फेज है और नीचे क्या है दोस्तों, लिक्विड फेज है, यानी ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेगा। यानी कि जितना वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा उतना ही लिक्विड वापस से वेपर में कन्वर्ट होगा। ये टू एंड फ्रो चलता रहता है, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये मूवमेंट चलती रहेगी, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे लिक्विड लिक्विड की, यानी कि मैं दो लिक्विड की को मिक्स कर रहा हूं। एक मेरे पास ये लिक्विड था और ये मेरे पास दूसरा लिक्विड था, मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, लिक्विड प्लस लिक्विड ले रहा हूँ। अब लिक्विड, दोनों लिक्विड को मैंने मिक्स करा है, तो मैं दोनों का इंडिविजुअल कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा, P1 P2 सपोज करो। तो P1 P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर है ना, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का। तो यानी मैंने दो कंपोनेंट को मिक्स करा है, ये फर्स्ट और सेकेंड को, इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो P1 है और इसका पार्शियल प्रेशर क्या है दोस्तों, P2 है। ध्यान से देखना, P1 एंड P2, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, let P1 be the partial vapor pressure of the first component and P2 be the partial vapor pressure of the second component। तो P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा, P टोटल हो जाएगा ना दोस्तों, P1 प्लस P2। आपके पास सपोज करो कि दो कंपोनेंट है, इसका प्रेशर P1 था, इसका प्रेशर P2 था, आपने दोनों को मिक्स करा है, तो जब दोनों को मिक्स करोगे तो P टोटल बन जाएगा विच इज इक्वल टू
P1 प्लस P2। आसान है ना? दो चीजों को मिक्स करोगे तो आपस में ऐड ही तो होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि टोटल वेपर प्रेशर जो होता है ना, वो इंडिविजुअल प्रेशर को ऐड करने के बाद आता है। Pt इज इक्वल टू पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। पी टोटल इज इक्वल टू P1 एंड P2। देखो, पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। समझ में आया? अब देखो, ये जो प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में। पार्शियल प्रेशर आर रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द टू कंपोनेंट। ये कैसे होता है ये हम रॉल्स लॉ में पढ़ेंगे दोस्तों। तो मोल फ्रैक्शन पे भी इसकी प्रेशर की वैल्यू डिपेंड करती है। अब देखो, क्वेश्चन आया, मैंने आपको क्या वादा किया था, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। नीट और एनसीईआरटी दोनों के क्वेश्चन और जेई की मेन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहां पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। मेरे पास सपोज करो तीन कंपोनेंट है। ये मेरे पास पहला कंपोनेंट था, ये मेरे पास दूसरा कंपोनेंट है, और ये मेरे पास तीसरा कंपोनेंट है। दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3। P1 में डाला आपने पानी, P2 में डाला आपने पानी, और P3 में पानी है। तीनों अलग अलग है। मान लो P1 मेरे पास वाटर था, ये मेरे पास लेमन जूस था, और ये ऑरेंज जूस है। मैं इन तीनों को मिक्स कर रहा हूँ। इंडिविजुअल प्रेशर P1 है, P2 है और P3 है। तो टोटल प्रेशर क्या आएगा दोस्तों? P1 प्लस P2 प्लस P3। आएगा नहीं आएगा? अभी बोला था सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर होता है। तो क्या आएगा टोटल प्रेशर? P1 प्लस P2 प्लस P3। दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब रॉल्स लॉ क्या होता है? सीबीएसई ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई साल, है ना? एनटीए ने भी पूछ रखा है नीट के लिए, है ना? और जेई के लिए, मेंस के लिए भी पूछा हुआ है कि रॉल्स लॉ जो होते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, या फिर उस पे बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो देखो, रॉल्स लॉ में हमारे पास क्या होती है कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन आता है। कहने का मतलब है कि ये फ्रांसिस मार्टी रॉल्ट ने दिया था, गेव द रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। किस पे दिया था? पार्शियल प्रेशर पे दिया था और मोल फ्रैक्शन पे दिया था। यानी कि रॉल्ट लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन। ठीक है। ये इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? रॉल्ट लॉ की स्टेटमेंट कहती है दोस्तों, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट in the solution of volatile liquid is directly proportional to the mole fraction of the solution। इसका क्या मतलब है सर? इसको मैं समझाता हूं आपको। इसका सर ये मतलब है कि यदि मैं ये मान के चलूं कि पहला लिक्विड मेरे पास लिक्विड 1 है और दूसरा लिक्विड मेरे पास लिक्विड 2 है। लिक्विड 1 का मोल फ्रैक्शन आपके पास x1 है और लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन x2 है। लिक्विड 1 का प्रेशर P1 है पार्शियल, और लिक्विड 2 का P2 है। ठीक है। तो कह रहा है partial vapor pressure of each component in the solution of volatile liquid। वेपर प्रेशर जो पार्शियल होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन के। समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, समझना इंपॉर्टेंट है रॉल्स लॉ में। ये देखा, रॉल्स लॉ ने क्या बोला था? जो लिक्विड 1 था ये, और ये क्या था? लिक्विड 2 था। ध्यान से देखना, लिक्विड 1 का प्रेशर जो था वो P1 था पार्शियल प्रेशर, और लिक्विड 2 का पार्शियल प्रेशर जो है दोस्तों वो P2 है। और मोल फ्रैक्शन लिक्विड 1 का क्या है? x1, और लिक्विड 2 का क्या है? x2। तो रॉल्स लॉ ने क्या बोला था कि पार्शियल प्रेशर जो होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन होगा। दैट मींस P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 एंड P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। ठीक है, समझ में आया? ये मैं लिक्विड 1 की बात कर रहा हूं, और ये मैं लिक्विड 2 की बात कर रहा हूं। P1 is equal to P01 into x1 and P2 equal to P02 into x2, है ना? Where P0 and P02 क्या है? प्योर स्टेट में है। अब वो मिक्स नहीं हुआ था। मैं
लेमन को और वाटर को मिक्स करने से पहले वाटर का अपना कुछ प्रेशर होगा और लेमन का अपना कुछ प्रेशर होगा ना, या गुलाब जल और वाटर को मिक्स करोगे तो अपना अपना प्रेशर होगा, उसको प्योर स्टेट में कहते हैं, दैट इज P01। प्योर स्टेट क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो उसमें हम कांस्टेंट डालेंगे प्योर स्टेट की वैल्यू। तो यहां से क्या निकल गया ही, P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1। दैट मीन्स मिक्स होने के बाद जो प्रेशर हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, प्योर स्टेट के प्रेशर पे मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन। ध्यान से सुनना, प्योर स्टेट में जो प्रेशर था मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन, प्योर स्टेट में जो प्रेशर था वो क्या था, P01, और मोल फ्रैक्शन क्या है, X1। इस पे डिपेंड करेगा कि मिक्स होने के बाद का प्रेशर क्या है लिक्विड 1 का, और लिक्विड 2 का कितना है, P02 इंटू X2। समझ में आया? अभी ये सॉल्यूशन बने नहीं थे, अब जो प्रेशर होता है उसको प्योर स्टेट में कहते हैं, दैट इज P01। लिक्विड 1 का कितना है दोस्तों, P01, लिक्विड 2 का P02। तो मिक्स होने के बाद लिक्विड 1 कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो P01 इंटू X1। लिक्विड 2 कितना करेगा, P02 इंटू X2। समझ में आया? बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहा हूं मैं, एक एक चीज बेसिक से समझते जाओ, क्योंकि आपका जब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहेगी तो खुद ब खुद क्वेश्चन आपसे बनने शुरू हो जाएंगे। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? चलो, अब देखो मैंने क्या सिखाया आपको, यदि मेरे पास P1 है, यदि मेरे पास P1 है तो P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1 एंड P2 इज इक्वल टू P02 इंटू X2। ये सिखाया आपको, वेयर P01 एंड P02 आर द प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर एंड X1 एंड X2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। मैं क्या लिख रहा हूं कि पी टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, P01 इंटू X1 प्लस P02 इंटू X2। क्यों बच्चों, क्योंकि हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है सर कि सर पी टोटल जो होते हैं ना वो P1 प्लस P2 होते हैं। थोड़ी देर पहले यही तो सीखा था मेरे प्यारे दोस्तों, यही तो सीखा था हमने, तो उसको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, नहीं करोगे? करोगे ना? तो इसको आपने क्या करा, अप्लाई करा है। पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो पी टोटल कितना आ जाएगा, P01 इंटू X1 प्लस P02 इंटू X2। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, हमें ये भी पता है कि दो लिक्विड को जब आप मिक्स करोगे तो मोल फ्रैक्शन जो आएगा ना, उन दोनों का सम 1 आना चाहिए सर। कैसे? ये हमने पढ़ रखा है यहाँ पर, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, यदि मेरे पास लिक्विड 1 है और मेरे पास लिक्विड 2 है, ध्यान से देखना, लिक्विड 1 का मोल्स है N1 और लिक्विड 2 का मोल्स है N2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन दैट इज X1 इज इक्वल टू, जिसका निकालना है डिवाइड बाय टोटल। फिर से बोल रहा हूं, जिसका निकालना है, यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है फर्स्ट का, तो फर्स्ट का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स। मोल का फ्रैक्शन, मोल के फ्रैक्शन को ही तो मोल फ्रैक्शन कहेंगे ना, नाम से ही लग रहा है दोस्तों। तो मोल का फ्रैक्शन है तो किसका निकालना है, N1 का, और डिवाइड बाय टोटल N1 प्लस N2। आ गया समझ में? यहां पर हम वही चीज करेंगे, किसका निकालना है, X2 का, तो क्या लिखेंगे, N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। समझ में आया? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 दोनों हम निकाल लेंगे। अच्छा, कहने की बात है, जब आप इन दोनों को सम करोगे X1 और X2 को, तो 1 ही तो आएगा, N1 बाय N1 प्लस N2। 1 नहीं आएगा क्या, 1 ही आएगा, सिंपल सा इक्वेशन है ना? इन दोनों को सम करो, N1 बाय N1 प्लस N2 प्लस N2 बाय N1 प्लस N2, दोनों का सम 1 ही तो आएगा। यहां से क्या निकल के आया कि सर X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है हमारा, दैट इज एक का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो दूसरे का 1 से माइनस कर दोगे तो निकल के आ जाएगा दोस्तों।
इतना आसान है। मोल फ्रैक्शन दो कंपोनेंट का निकालना है तो एक का निकाल लो, दूसरे का एक में से माइनस कर दो तो आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है दोस्तों, वन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बेसिक से बिल्कुल समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि हम क्या कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन का सम क्या है, वन है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू वन है। तो यानी कि x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, वन माइनस x2 आ जाएगी। तो यहाँ से पी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन माइनस x2 इंटू पी नॉट वन प्लस पी नॉट टू इंटू x2। अब यहाँ से देखो, इस ये वैल्यू को खोल दो, पी नॉट वन प्लस x2 इंटू पी नॉट वन प्लस x2 इंटू पी नॉट। अब यहाँ से आप क्या करोगे, पी नॉट वन को कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो x2 हमारा यहाँ से कॉमन आ गया, तो पी नॉट टू इंटू पी नॉट वन आ गया। देखो सारा रिजल्ट अराइव किया हुआ है। इतना नहीं करना, आपको बेसिक्स बस याद रखने हैं, इससे काम आपका चल जाएगा, पेपर इससे सॉल्व हो जाएगा आपका। कभी भी चीजों को कॉम्प्लिकेट करके नहीं पढ़ना, ठीक है, आसानी से पढ़ो। समझ में आया? तो हमने निकाल लिया क्या, मोल फ्रैक्शन, चीजों के बारे में कि कैसे आप टोटल प्रेशर निकालोगे। टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट वन। तो रॉल्स लॉ यदि मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट वन इंटू एक्स वन प्लस पी नॉट टू इंटू एक्स टू, यही होगा ना रॉल्स लॉ? तो दिस इज कॉल्ड रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ कहलाता है। पी टी इज इक्वल टू पी नॉट वन इंटू एक्स वन प्लस पी नॉट टू इंटू एक्स टू। तो रॉल्स लॉ के बारे में कुछ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इन केस थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। कहने का मतलब है कि टोटल वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन, किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। देखो dt इज इक्वल टू टोटल प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पे कर रहा है। अरे दोनों पे कर रहा है, बट आप एक का निकालना हो तो दूसरे का वन माइनस नहीं कर सकते, तो किसी का भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, एक का लोगे तो दोनों का निकल जाएगा ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, तो पहला स्टेटमेंट भी बहुत सही लग रहा है मेरे को। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, बिकॉज नीट ने एसर्शन रीजन के क्वेश्चन देने स्टार्ट करें, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, एक एक स्टेटमेंट की वो क्या क्या रहा है। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशंस varies linearly with the mole fraction of any component। टोटल वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पे, लीनियरली। देखो y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बनेगा, अभी सिखाता हूँ आपको, ठीक है, ग्राफ अभी सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, लीनियरली वेरी करता है, ग्राफ बनाएंगे अभी। नेक्स्ट क्या है, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट वन एंड टू, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशंस आइदर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब हम ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बिकॉज डायरेक्टली ग्राफ से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा रॉल्स लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है ग्राफ। तो ग्राफ को समझते हैं दोस्तों ध्यान से, तो देखो ध्यान से, पहले ये नोट डाउन कर लो, कर लिया? ठीक है, अब ग्राफ को समझते हैं। ये स्टेटमेंट क्या कह रही थी, इसने बोला कि मेरे पास दो लिक्विड थे, एक एक्स वन था एक टू था। इनिशियली क्या था, एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड P1। तो जब P1 केवल प्रेजेंट है तो P1 इज इक्वल टू P1 P नॉट वन इंटू x1, ये हमने पढ़ा है। P1 इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, P नॉट वन इंटू x1। और हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, P2 इज इक्वल टू P नॉट टू इंटू x2। तो हमने क्या देखा, यहां से किसकी ग्राफ आई है, ये P1 की ग्राफ आई है, P नॉट वन इंटू x1 ये वाली। और ये वाली ग्राफ क्या है, P2 की, P नॉट टू इंटू x2। मैं आपको एकदम लिख देता हूं इसको, ये वाली ग्राफ। समझ में आया, पी नॉट वन इंटू एक्स वन एंड पी नॉट टू इंटू एक्स टू, ये दोनों की ग्राफ है हमारे पास, है ना। देखो ये मैक्सिमम कब होगा, जब x1 की वैल्यू 1 होगी और x2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब x1 की वैल्यू 0 होगी।
ये मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पर है। समझ में आया? तो दिस ग्राफ इज कॉल्ड P1 का ग्राफ एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड P2 का ग्राफ। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो किसका बनेगा? P टोटल का। दोनों का रिजल्टेंट किसका बन रहा है दोस्तों? P टोटल का, दैट इज P1 प्लस P2। समझ में आया? कोई दिक्कत है? ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मोल फ्रैक्शन के ग्राफ पूछे जाएंगे डायरेक्टली। ड्रॉ द मोल फ्रैक्शन, ग्राफ ऑफ द मोल फ्रैक्शन वर्सेस द प्रेशर, किस पे डिपेंड करता है और कैसे होता है। समझ में आ गया? सिखा दिया आपको ड्रॉ करना, बहुत आसान था। ठीक है, तो देखो वेपर प्रेशर को आप इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, तो आप वेपर प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है। पहला का प्रेशर कब इंक्रीज होगा? जब इसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और दूसरे का कब होगा हाईएस्ट? जब उसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है।